नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एमपीएससी ने ड्रग्स इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया की रद्द कर दी है और स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी को मिली है शिकायत। और 22 मार्च 2026 को हुई थी परीक्षा। ऐसे में प्रारंभिक जांच के बाद से लिया गया है ये बड़ा फैसला। पारदर्शिता बनाए रखने का आयोग ने दावा किया है। बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एमपीएससी ने ड्रग्स इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी को मिली शिकायत के बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 22 मार्च 2026 को हुई थी परीक्षा और प्रारंभिक जांच के बाद से बड़ा फैसला लिया गया है। पारदर्शिता बनाए रखने का आयोग ने दावा किया है। ऐसे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीएससी ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग्स इंस्पेक्टर ग्रुप बी पदों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने का बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने ये निर्णय भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों की शिकायत के सामने आने के बाद से लिया है। जानकारी के मुताबिक 22 मार्च 2026 को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर आयोग को कई शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया में कथित कदाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। शिकायतों के आधार पर प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसमें सामने आए तथ्यों को देखते हुए एमपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का बड़ा फैसला किया है। और आयोग का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के हितों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। और इस फैसले के बाद से परीक्षा में शामिल हजारों अभ्यर्थियों के सामने अब नई भर्ती प्रक्रिया का इंतजार रहेगा। फिलहाल आयोग ने संकेत दिया है कि मामले की जांच भी जारी रहेगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतों को पुनरावृत्ति ना हो। भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद से अभ्यर्थियों के बीच इस फैसले को लेकर चर्चा अब तेज हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और तेलंगाना से बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बस और कंटेनर की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लोहे की रॉड बस के अंदर तक घुस गई, जिसके बाद से ये बड़ा हादसा हो गया है। तेलंगाना से ये बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा जो है वो द्वारा कुंडा इलाके के पास उस समय हुआ है, जब हैदराबाद से एक निजी ट्रैवल बस पीछे से लोहे की छड़ों से लदे कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर में लदी लोहे की लंबी रॉड बस का अगला हिस्सा चीरते हुए यात्रियों की सीट तक पहुंच गई। हादसे के बाद से बस में चीख पुकार मच गई और कई यात्री अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और करीब 1 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद से घायलों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के चलते हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद से पुलिस ने वाहनों को हटाकर सामान्य कराया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से यूक्रेन की जनता को भेजी गई शुभकामनाओं और बधाई संदेश के आधार पर आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि भारत की राष्ट्रपति की ओर से मिले शुभकामनाएं संदेश को पाकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने शांति की कामना के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि रूस के साथ चल रहे युद्ध को सम्मानजनक अंत आज करोड़ों यूक्रेनाई नागरिकों का सबसे बड़ा सपना है। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि यूक्रेन अपने स्वतंत्रता की बहाली की 35वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे समय पर वैश्विक समुदाय की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरी दुनिया को मिलकर शांति की दिशा में रास्ता अपनाना चाहिए और यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भारत के साथ संबंधों को और भी मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई और कहा कि यूक्रेन भारत के साथ पारंपरिक रूप से लाभकारी संवाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संदेश को भारत और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वहीं मिलाद उन नबी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लोगों को ईद मुबारक कहा और समाज में भाईचारे, खुशी और आपसी सौहार्द बढ़ाने की कामना की। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि मिलाद उन नबी का ये मुबारक अवसर लोगों के बीच एकता और खुशहाली को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि मेहरबानी, इंसानियत और समाज की भलाई के लिए काम करने का जज्बा हमेशा हमारे मार्गदर्शन करता रहेगा और मिलाद उन नबी, जिसे ईद ए मिलाद भी कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद साहिब की पैदाइश को याद में मनाया जाता है और इस अवसर पर देश भर में मस्जिदों और दरगाहों को सजाया जाता है। विशेष नमाज, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कई जगहों पर जुलूस भी निकाले जाते हैं और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और इंसानियत, भाईचारे और जरूरतमंदों की मदद के संदेश को याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सामाजिक सौहार्द, एकता और मानवता के मूल्यों को मजबूत करने की अपील के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी करेंगी और इस योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक 6 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पहली किस्त का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता और आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने जो है वो 2500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। लाभार्थियों के लिए भुगतान के 2 विकल्प भी तैयार किए गए हैं। पहले विकल्प में राशि का एक बड़ा हिस्सा आरडी या फिर एफडी खाते में जमा किया जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा जो है सीबीडीसी वॉलेट के माध्यम से जाएगा। वहीं दूसरे विकल्प की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से राशि सीधे आरडी या फिर एफडी खाते में जमा कराई जा सकती है। योजना का लाभ 21 से 60 साल की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जो कम से कम 10 साल तक दिल्ली की निवासी है। रक्षाबंधन से पहले ये किस्त जारी होने से लाखों महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में रक्षाबंधन से पहले रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को ये बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और इनमें महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी देते हुए 60 साल या फिर उससे अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। साथ ही रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और उनके एक सहयात्री को भी मुफ्त बस यात्रा में सौगात दी गई है और इसके अलावा कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी भी दे दी है। साल 2026 और 27 के इस योजना में 2 लाख करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया गया है और इस योजना के तहत स्नातक और साथ ही डिप्लोमा, आईटीआई, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के जुड़े पात्र युवाओं को मुफ्त में टैबलेट वितरित किया जाएगा ताकि वो डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर से जुड़ सके। वहीं कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने और सुल्तानपुर में इंटीग्रेट मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से महिलाओं, युवाओं और प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत अचानक से ही बिगड़ने के बाद से उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक देर शाम स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद से मेडिकल आईसीयू में उन्हें भर्ती कर लिया है। जांच रिपोर्ट में डॉक्टर मीणा के स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम तैनात की है। एमएसएम मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ मेडिकल आईसीयू की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। अस्पताल अधीक्षक और चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि उनका इलाज जारी है और स्वास्थ्य पर बेहद ही करीबी से नजर रखी जा रही है। स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि के बाद से एहतियात के तौर पर उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। समर्थकों और शुभचिंतकों ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। वहीं अस्पताल प्रशासन
की ओर से कहा गया है कि जरूरत के मुताबिक सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और उनकी स्थिति पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में किरोड़ीमल जो है उनकी तबीयत खराब होने के बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्हें स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई है और जयपुर के SM अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और स्वास्थ्य पर लगातार डॉक्टर जो है वो नजर बनाए हुए हैं। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के टोक्यो में आयोजित स्टार्टअप बैठक को संबोधित करते हुए भारत और जापान के बीच स्टार्टअप सहयोग को नई ऊंचाई तक ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के स्टार्टअप मिलकर ऐसी पिचिंग सीरीज विकसित कर सकती है जो कि युवा उद्यमियों को, निवेशकों और संभावित साझेदारों को सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का बेहतर मंच उपलब्ध कराएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम पे अपार संभावनाएं हैं और आपसी सहयोग से नवाचार, निवेश और उद्यमियों को नई गति मिल सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और जापान केवल आर्थिक साझेदार ही नहीं बल्कि एक बेहतर और समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण सहयोगी है। मंत्री ने कहा कि दोनों देश मिलकर विकास, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत जापान की ये साझेदारी युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगी और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी मजबूती प्रदान करेगी। टोक्यो में आयोजित इस बैठक को भारत जापान आर्थिक सहयोग और स्टार्टअप कनेक्ट को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक अमित रानू की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जमीन विवाद से जुड़े मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस और उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक विधायक अमित रानू के खिलाफ दर्ज मामलों के पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है और गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में वारंट भी हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जैसे ही न्यायालय से वारंट जारी होगा, पुलिस टीम गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। विधायक पर जमीनी विवाद से जुड़े कई आरोप पहले से लंबित है और इन्हीं मामलों के तहत उनके खिलाफ नामजद FIR भी दर्ज कराई गई है और इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है क्योंकि मामला एक मौजूदा विधायक से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है और न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विधायक की तरफ से अब तक कोई भी अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। 20 अगस्त को अहियापुर थाना अंतर्गत झपहा उदंडी मामला आया। 50 जो लोग वहाँ घर बना के रह रहे हैं, बाउंड्री किया हुआ प्लॉट को, तो उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने की बात आई। लोग महिंद्रा थार और बाकी अन्य JCB गाड़ी और अन्य संसाधनों को तोड़ रहे थे, तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 2 अपराधियों को जेल भेजा गया था, सुमित श्रीवास्तव और सनी से। अग्रतर जांच के बाद 12 अन्य लोगों ने कल आवेदन दिया है और उसमें अलग अलग कांड दर्ज हुआ है। कुल 13 कांड अब तक दर्ज हुए हैं। इसी क्रम में जांच जब आगे बढ़ी है तो जो सोनू सिंह नामक व्यक्ति है उसकी संलिप्तता पाई गई है और ये जो माननीय विधायक हैं उनके गर्लफ्रेंड के भाई बताए जा रहे हैं। जांच को अगर आगे बढ़ाया गया है तो उसमें माननीय विधायक की जो संलिप्तता भी पाई जा रही है। छापेमारी पुलिस के नाकामी को आज हमारे घर पुलिस आई थी, जिनके पास एक सर्च वारंट था। उनका कहनाम था कि हमारे पास बेनामी संपत्ति झपहा का कोई मामला है, उसमें बेनामी संपत्ति मेरे नाम पे वो ज़मीन है, मेरे घर के लोग के नाम पे वो ज़मीन है और ये पुलिस को ये करना ये पुलिस की नाकामी को दिखाता है। वहीं दुनिया की मशहूर म्यूजिक गायिका डॉली पार्टनर के निधन से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्रंप ने कहा कि डॉली जैसी कलाकार ना पहले कभी हुई थी और ना आगे कभी होगी। उन्होंने डॉली पार्टनर के सम्मान में पूरे अमेरिका में 1 सप्ताह तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाए रखने का ऐलान किया है। डॉली के भतीजे ब्रायन सिवर ने एक वीडियो संदेश के जरिए उनके
निधन की जानकारी साझा की है। डॉली पार्टनर कंट्री म्यूजिक की सबसे सफल और लोकप्रिय कलाकारों में गिनी जाती थी। उन्होंने अपने लंबे करियर में 160 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड की बिक्री की और संगीत जगत को नई यादगार गीत दिया है। ऐसे में आई विल ऑलवेज लव यू और जैसे कई उन्होंने गीत गाए हैं और संगीत के अलावा फिल्मों और टेलीविजन में भी उनकी अलग पहचान रही है। उनके निधन के बाद से दुनिया भर के प्रशंसकों और कलाकार उन्हें लगातार भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 503 रन की घोषणा की है और जिसके बाद से चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाए। हालांकि मेजबान टीम अभी भी फॉलोअर से बचने के लिए 29 रन पीछे है। श्रीलंका की ओर से सोनल 85 रन बनाकर नाबाद हुए और लहरू कुमार उनके साथ दे रहे थे। ऐसे में भारत और गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखने और श्रीलंका के शीर्ष क्रम को सस्ते में समेट दिया। इससे पहले भारत की पारी में देवदत्त ने शानदार 117 रन बनाए, जबकि ध्रुव ने नाबाद 115 रन और ऋषभ पंत ने 63 रन की अहम पारी खेली। भारत पहले इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए और अब उसकी नज़र जो है दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज कराकर सीरीज अपने नाम करना है। 5वें दिन भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द श्रीलंका की पारी समेटने की कोशिश करेंगे। वहीं अमेरिका ने दुनिया भर में वीजा आवेदकों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए इमिग्रेट वीजा अपॉइंटमेंट्स पर अस्थायी रोक लगा दी है और ये कदम ट्रंप प्रशासन की सख्त नीति के बीच उठाया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार दुनिया भर के अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में से एक विशेष ग्लोबल ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके चलते वीजा सेवाओं के अपॉइंटमेंट शेड्यूल में बदलाव किया जा रहा है। जिन आवेदकों को इंटरव्यू डेट तय थी उन्हें ईमेल के जरिए सूचित किया जा रहा है और उनके अपॉइंटमेंट फिलहाल स्थगित की जा रही है और नई तारीखों के बाद से ही जारी की जाएगी। ट्रंप प्रशासन पहले ही इमिग्रेशन नियमों के तहत सख्त रुख अपनाए हुए हैं और वीजा, ग्रीन कार्ड और साथ ही अन्य प्रक्रियाओं की गहनता से समीक्षा की जा रही है। विदेश विभाग का कहना है कि इस ट्रेनिंग का उद्देश्य जो है अधिकारियों को वीजा आवेदनों को मूल्यांकन से अधिक प्रभावित और एकरूप बनाना है। हालांकि इस फैसले के बाद से हजारों आवेदकों की योजना पर असर पड़ सकता है और अब सभी की नजर अमेरिकी प्रशासन की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। वहीं देश भर में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 अगस्त तक उत्तर और मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश, आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। आईएमडी के अनुसार पश्चिम झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में बने कम दबाव के क्षेत्र वाले मौसम गतिविधियों को और तेज कर सकता है। 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 27 अगस्त को भी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और पूर्वी राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 28 अगस्त को ओडिशा में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका बनी हुई है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक सावधानी बाहर निकलने और साथ ही खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।